नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा और वो मेरा पहला भाग था इसका भारत का सामान्य परिचय, उसको आज हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा भी था कल और बहुत कुछ चीज़ें छूट गई थी जिनको आज पूरा कराया जाएगा। तो ये तो हमने देख ही लिया था कि जो भारत है इसके उत्तर में एक बिंदु रहता है, दक्षिण में एक बिंदु रहता है और पूर्व में एक बिंदु रहता है तथा पश्चिम में बिंदु रहता है। भारत को हमेशा इस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर वाला उत्तर का पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला दक्षिण का और इधर पूर्व और इस एरिया को पश्चिम कहते हैं। आपने ये देखा था कि पश्चिम के क्षेत्र में अरब सागर है, यानी भारत के पश्चिम में आपने अरब सागर देखा और दक्षिण में इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर देखा था। पूर्व में वे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी को आपने देखा था। इसके साथ साथ में आपको मैंने बताया कि पश्चिमी तट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पश्चिमी तट, इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किया था। नीचे वाला जो पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक, यानी नीचे केरला से लेके कर्नाटक के आसपास का जो एरिया है, इसको आपने मालाबार तट कहा था। इसके ऊपर को आपने कहा था गोवा के आसपास के एरिया को कोंकण कहा था। इसी तरह से आपने पूर्वी तट या पूर्वी घाट को भी देखा था। पूर्वी घाट या पूर्वी तट में सबसे पहले आपने कहा कि ये कोरोमंडल होता है, जिसकी स्थिति नीचे तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के आसपास आपने देखी थी। और इसके ऊपर बढ़ने पर आपने कहा था उड़ीसा के आसपास एरिया को आपने उत्तरी सरकार नाम दिया था। ऐसा आपने पहले देखा। इसके साथ साथ में आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु या कन्याकुमारी के आसपास तक का जो एरिया था, ये इंडिया की आपने लंबाई कहा था, जिसकी लंबाई आपने बताया कि लगभग 3214 किलोमीटर बोला। उसके बाद में आपने कहा कि गुजरात कच्छ वाला ये जो एरिया है लास्ट, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश पूर्व में जो आपने इसकी चौड़ाई बोला, इस चौड़ाई को लगभग आपने कहा कि 2933 किलोमीटर होती है। इसके साथ साथ अगर एरिया की भी चलो यही बात कर लेते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो ये इसका एरिया भी है। अब ये देखना है कि बिंदु जो कुछ समय पहले मैंने कहा, बिंदु को देखना जरूरी है। क्वेश्चंस आते रहते हैं कि दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है या पश्चिम को किस नाम से जाना जाता है बिंदु को। तो दक्षिणतम बिंदु तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज पीसीएस वगैरह में इसमें भी आ जाता है दक्षिणतम बिंदु, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इसका दूसरा नाम भी दिया गया है। दूसरा नाम पास में लिखा है पिग्मेलियन पॉइंट। अगर ये नहीं दिया है, अगर पिग्मेलियन पॉइंट दिया है तो जाहिर सी बात है ये भी सही है। और ये हमें देखना है कि इंदिरा जो पॉइंट है इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी आ गया, मान लीजिए ये तो पुराने क्वेश्चंस हो गए जो हमेशा आते रहते थे वनडे से लेकर सिविल सर्विसेज तक में, कह दिया कि अवस्थिति कहाँ पे है, कह दिया कि जो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट की स्थिति बनती है। बहुत ही इसको ध्यान से समझना है और कोशिश करना, इसका नोट्स भी बनाइएगा। बहुत सारा मैंने लिख दिया है, इतना प्रयास किया गया है कि कहीं भी देखोगे इससे ज्यादा नहीं होगा। किसी भी बुक में उठा के देखिएगा तो जो भारत का सामान्य परिचय है इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा
और इससे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें समझना और सीखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं, समझना और सिर्फ सीखना है। और आप भी बड़े ही ध्यान से इसको साथ में इसको समझें और हो सके तो कॉपी और पेन के साथ इसको नोट करने की कोशिश करते रहें। मैंने बहुत ही पास चीजें लिखा है और मैंने इसलिए लिख दिया है कि मेरे माइंड से कहीं स्लिप ना हो, जो बाद में सोचना पड़े ये चीज छूटी है, इसलिए मैंने लिख दिया है। और आप साथ साथ में अगर देखते हैं और मैं बोल रहा हूं उसको सुनते हो समझते हैं तो आपका अच्छा खासा नोट्स तैयार हो सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखें। तो आपने कहा कि जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थिति बनती है ग्रेट निकोबार में। क्या है निकोबार, ग्रेट निकोबार? ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो देख रहे हैं, इसी का भाग है। सबसे ऊपर में इसके भाग जो है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उसके बाद आता है मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान की स्थिति बनती है। और मध्य अंडमान के जस्ट नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि निम्न अंडमान है। वहीं पर आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो यहीं पर स्थित है। और एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि आपको एटलस इसके साथ यूज करना है। एटलस को देखते रहना है कि मैंने जो स्थिति इनकी बनाई है, लोकेशन से जो सेट किया है, सही है या क्या मामला है। आपका एटलस तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप ले, सही रहता है, नवीनतम उसका प्रकाशन लें, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। चूंकि ज्योग्राफी की आत्मा एटलस ही होती है और कुछ भी आपको पढ़ना है तो केवल एटलस के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं। ज्योग्राफी में हर एक चीज पढ़ा जा सकता है। यहाँ कोई किताब नहीं खुली है, सिर्फ और सिर्फ एक मैप बना हुआ है। मैप के बारे में देखिएगा, जितना एक चैप्टर के अंतर्गत आता है वो सब मैं आपको देखते देखते सब डिस्कस कर दूंगा। इसलिए जो एटलस होता है, जिनके अंतर्गत मानचित्र होते हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए पहली आपकी कोशिश से ही होनी चाहिए। अभी नहीं उपलब्ध है तो उसके बाद में लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने के बाद आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए और प्रयास ही करें कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस हो। तो मैं ये कह रहा था कि निम्न अंडमान के पास में देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर मिल जाता है और यहीं पे है कार निकोबार की स्थिति बनती है। तो आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन भागों को देखा। अब आइए देखिए, तो सबसे नीचे के बिंदु को आपने या दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल कहा। उसके बाद में सबसे ऊपर यानी जम्मू कश्मीर यानी उत्तरतम बिंदु, तो उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि कोई तकलीफ ना हो, कहीं कोई चीज मिस्टेक में ना आए, तो इसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सब परिचय हो रहा है, इंडिया का पूरा परिचय हो रहा है, पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अलग होगी, समझ यहाँ रहे हैं, पढ़ाई अलग होगी, यही पढ़ाई, यही स्टडी और सारे क्वेश्चन यहीं पे हैं। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब क्वेश्चंस भी यही हैं। और मेरा ये प्रयास है कि पहले मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, सारी चीजें किस तरह से सेटअप की गई हैं, कैसी इनकी स्थितियां हैं, बस समझेंगे और सारे क्वेश्चंस भी इससे निकलेंगे। देखिए, तो इंदिरा कॉल की जो स्थिति बनती है सबसे उत्तर में बनती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सबसे पश्चिम अगर बिंदु की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो गुहार मोती है, ये लिखा हुआ है गुहार मोती। तो गुहार मोती यहां पर पाएंगे आप कि गुजरात में स्थित है। और गुजरात के साथ थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक कच्छ का रण है और एक खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ का रण यहां पे स्थित है, पहला वाला जो मोड़ है यहां पे कच्छ का रण। इसी के साथ नीचे देखेंगे तो खंभात की खाड़ी है। कभी कभी अगर क्रम में दिक्कत हो तो आपको का और खा याद रखना है। सबसे पहले हम का को बोलते हैं यानी कच्छ, उसके बाद खा को बोलते हैं अर्थात खंभात की
खाड़ी। तो सबसे ऊपर कच्छ है और नीचे खंभात की खाड़ी है। तो ये गुहार मोती आपने देख लिया। अब यहां से चलते हैं और देखते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी स्थिति सबसे पूर्व में बनती है और यहीं पे सबसे पूर्व का एक बिंदु है जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है किबिथु। ये इसका पूर्वी बिंदु है। तो ये इस प्रकार से हमने इसकी लोकेशंस को जाना। अब आइए देखिए और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम आसपास के जो कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो देश है, पश्चिम में आएंगे तो दो देश मिलेंगे। एक मिलेगा पाकिस्तान, जिसकी स्थिति यहां है, गुजरात से स्टार्ट होती है, उसके एरिया से लगती हुई। उसके बाद में इसके ऊपर बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था। ये पश्चिम के दो पड़ोसी देश हैं। उसके बाद में उत्तर में आएंगे तो चीन आ जाएगा। चीन के अधीन तिब्बत आता है और दूसरा नेपाल आएगा। उसके बाद में देखें, पूर्व में देखें तो बांग्लादेश की स्थिति बनती है। समझिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, प्रैक्टिकल वे से देखिएगा। और उत्तर में भूटान भी है आपका। उसके बाद में एकदम पूर्व बाउंड्री पर देखेंगे तो आपको म्यांमार मिल जाएगा। ये ऐसे देश हैं जो स्थल के साथ लगे हुए हैं। दो और पड़ोसी देश हैं जो हमारे जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। एक देश है हमारा श्रीलंका, जो जलीय सीमा से लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक स्टेट है, एक जलसंधि है, जिसका नाम है पाक स्टेट, यानी पाक जल संधि, जो इंडिया को श्रीलंका के साथ जोड़ने का काम करता है। अब देखिएगा, एक दूसरा देश जो जलीय सीमा से लगा हुआ देश है, भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे, वो है मालदीव। ये मालदीव है, ये पड़ोसी देश है जो भारत से जुड़ा हुआ देश है। इसके भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। तो माले इसकी राजधानी है मालदीव की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जैसा कि कल भी मैंने बताया, आज थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, पहली बार देख रहे हैं तो याद भी हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इंडिया के 4 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा रेखा बनाता है। तो पाकिस्तान पहले जिससे जुड़ता है भारत के राज्य से, उसका नाम है गुजरात। हमने इंग्लिश के वर्ड से इसको डिनोट किया है, लिख दिया है। ये गुजरात है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1 पर गुजरात हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं तो ये आ जाता है राजस्थान। ये राजस्थान की स्थिति है, आरजे, तो राजस्थान आता है, समझते रहिएगा। और नंबर 3 की बात करें तो पंजाब की स्थिति बनती है। ये पंजाब आ जाता है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है या उससे संलग्न है। लास्ट जो नंबर 4 है, ये जम्मू कश्मीर के साथ है। तो पाकिस्तान का अधिकांश पोर्शन जम्मू कश्मीर के साथ भी लगता है। इस प्रकार हम देखेंगे भारतीय राज्य जो पाकिस्तान से जुड़े हैं उनकी टोटल संख्या 4 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। यही प्रैक्टिस आपको एक बार मैप पे करनी है एटलस में। दूसरा आपका पड़ोसी देश जो पश्चिम में स्थित था, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा रेखा बनाता है या इससे जुड़ा हुआ देश है। ये सिर्फ एक ही है। अब देखिएगा चीन की स्थिति को देखिएगा। चीन जो उत्तर में स्थित है, ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है या भारत के 5 राज्यों को टच करता है। तो नंबर 1 पर देखिए, सबसे ऊपर क्रम में देखें तो सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर को टच करता है।
तो नंबर 1 पर इसने जम्मू कश्मीर को टच किया। नंबर 2 इसने मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश को टच किया। और नंबर 3 पर आपने देखा जो उत्तराखंड है इसको टच करता है। नंबर 4 पर अगर देखेंगे आप तो इसका पड़ोसी एकदम सटा हुआ जो है स्टेट इंडिया का, ये है सिक्किम। सिक्किम को टच करता है। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं टच करता है? क्योंकि नेपाल की स्थिति बनती है। नेपाल होने के कारण उत्तर प्रदेश से नहीं टच करता है, सिक्किम होने के कारण बिहार से टच नहीं करता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि तो 4 राज्य हो जाते हैं। जो अंतिम और 5वां राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में बड़ा विवादित मुद्दा भी है, क्योंकि चीन कह भी देता है कि ये जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये मेरा एरिया कभी था। और यहाँ कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई जाता है तो ये विरोध प्रकट करता है और ये बात करता है कि वीजा लेकर वहां जाइए। तो ये ऐसा थोड़ा विवादित मुद्दा है। तो ये ऐसे 5 राज्य हैं जो चीन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हम और देखने की कोशिश करते हैं तो पूर्व में चले आते हैं। यहां म्यांमार देख लेते हैं। तो म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 पर तो आप देख ही रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो चीन से भी जुड़ा था और म्यांमार से भी जुड़ा है। उसके बाद देखिएगा म्यांमार नागालैंड से भी जुड़ा हुआ है, बाउंड्री पर है, एकदम ईस्ट में है। और साथ ही साथ म्यांमार आपको पता चलेगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये मिजोरम है। तो लास्ट में मिजोरम से भी इसकी सीमा बनती है। तो 4 ये हो गए स्टेट जो म्यांमार से जुड़े हुए हैं। अब हम बांग्लादेश की स्थिति को भी देखते हैं। थोड़ा ये प्रयास करते हैं समझने का कि बांग्लादेश के साथ कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर देखेंगे जो असम है, असम बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर देखेंगे कि मेघालय, ये जो लिखा हुआ है ये मेघालय लिखा हुआ है, शार्ट में मेघालय लिखा है। मेघालय भी बांग्लादेश से जुड़ता है। इसके साथ साथ में अगर देखें आप तो आपको ये भी देखने को मिलेगा त्रिपुरा की भी स्थिति बनती है। और लास्ट में 5 इधर देखिएगा और मिजोरम भी आता है और 5वें नंबर पर वेस्ट बंगाल इसके बगल में है। तो 5 ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ये भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा। एक बार पुनः देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम भूटान को भी देखना चाहें तो इसी तरह से देख सकते हैं, नेपाल को भी देख सकते हैं। 2 ऐसे स्टेट्स हैं, नेपाल को भी देख लीजिए। अब मैप उठाएंगे जब तब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जो उत्तराखंड है इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आप कहेंगे कि यूपी, चूंकि नेपाल और यूपी का बॉर्डर बनता है, ये भी जुड़ा हुआ है। फिर आप कहेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल और जस्ट में सिक्किम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से देखेंगे जो भारतीय राज्य हैं कैसे जो पड़ोसी देश हैं इनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें समझना है, इंडिया को हमें समझना है, देखना है। जब ये सब समझ लेंगे तभी तो हम चाहे जीके हो चाहे जीएस हो कुछ भी पढ़ेंगे तभी चीजें सही रहेंगी। चाइना की बात आती है, तिब्बत की बात आती है, कभी तिब्बत से दलाई लामा भारत आते हैं, ऐसी बातें चलती हैं। और दिल्ली में आ जाते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं और मुद्दा बनता है, चीन कुछ बोलता है। तो जाहिर सी बात है ये समझना जब ही आसान होगा जब इनको स्टेट्स समझेंगे, कहाँ तिब्बत की स्थिति है और कहाँ भूटान की लोकेशन है, म्यांमार किस साइड में है और ये सब स्थिति। तो मालदीव कहाँ पे है, जल की सीमा से जुड़ा है या स्थल की सीमा से जुड़ा है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है इन सबको हमें समझना, इनकी लोकेशंस को समझना। अब देखिएगा
जो यहां से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से फिर से देखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनाई गई, सीमा रेखा जिसे बोलते हैं, बनाई गई, जिसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ। मैंने कहा कि रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली अध्यारोपित रेखा है। यानी जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ये होता है मैन मेड है, यानी ये बनाई गई है रेखा। उसके बाद में जो पाकिस्तान की स्थिति बनती है इंडिया के साथ, इसकी जो रेखा है इसको डूरंड के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से चीन को भी देखना होगा, तो चीन और इंडिया के बीच की रेखा होगी उसको मैक मोहन के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपकी रेखाएं हो गई। कभी कभी पूछता है एग्जामों में, वनडे एग्जामों में, खैर सिविल सर्विसेज में इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है अब, लेकिन वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तथा चीन एवं भारत के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल रहती है। अब इसको देखना है कि एक सीमा होती है, जलीय सीमा होती है, और जलीय सीमा पर हर कंट्री का अपना एक सीमा तक प्रभाव रहता है, यह एक अधिकार क्षेत्र होता है। हर देश की अपनी स्थिति है। तो इंडिया के संदर्भ में जो इंडिया के राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं, या भारत का जो प्रभाव है, अगर हम देखेंगे तो 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल सीमा निर्धारित की गई है। 12 समुद्री मील ये जलीय सीमा है, इसको निर्धारित किया गया है। ये आसपास के जो भी राज्य हैं इन पर लागू होता है, क्योंकि इंडिया के तीन ओर क्या है, जल है। इधर आपसे कहा मैंने अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। इसीलिए मैंने इसको बताया था, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जिसके तीनों ओर क्या हो, जल की स्थिति हो। और इंडिया को भारतीय उप महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। आपको यह भी नॉलेज होगा कि इंडिया को उप महाद्वीप जैसे महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा इसलिए दी गई है, कुछ ऐसे फैक्टर मौजूद हैं, कुछ ऐसे कारक इंडिया में मौजूद हैं जो एक महाद्वीप में पाए जाते हैं। कुछ उनके मानक होते हैं, जैसे यहां पर हर प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। मौसम का मतलब यह हुआ, जैसे इंडिया में देखते हैं जाड़ा होता है, गर्मी होती, बरसात होती। इसके साथ साथ में देखें कि हर प्रकार की जो टाइप्स देखें मनुष्यों में सारी चीजें पाई जाती हैं, और जैव विविधता हर स्तर की पाई जाती है। मौसम, और आप देखें कि मानसूनी वर्षा केरला तट पर 1 जून को जो वर्षा होती है, और वहीं देखें कि मासिन राम की स्थिति भी देखें तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल मासिन राम का प्लेस है, जहां पर 1133 मिलीमीटर वर्षा होती है। 1133 मिलीमीटर की वर्षा मेघालय में है, मासिन राम यहां पर होती है। तो यहां पर वैसी दशाएं उपलब्ध हैं जो एक महाद्वीप या महादेश के लिए होती हैं। हर प्रकार के मौसमों का पाया जाना, हर प्रकार के लोगों का निवास करना, हर प्रकार की बायोडायवर्सिटी का होना, सारे मौसमों का होना, आदि आदि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान थार मरुस्थल देखते हैं तो वहीं जम्मू कश्मीर में -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और इसी के साथ साथ में केरला और उसके आसपास में क्षेत्रों में तमिलनाडु, यहां पर देखते हैं तो टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। तो ये स्थितियां, और आपको मैंने कहा कि मासिन राम जहां वर्षा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा 1133 मिलीमीटर वर्षा होती, और चाहे एमपी हो चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, यहां पर ट्राइब्स
हर प्रकार के ट्राइब्स का निवास करना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वेजिटेशंस। अब जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय की स्थिति बनती है, यहाँ की वनस्पतियां और जो राजस्थान मरुस्थल है, यहाँ की कुछ जो कैक्टस जैसी कटीली झाड़ियों की जो वनस्पतियां हैं, और वहीं पर अगर हम देखें जहां पर लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास केरला, कर्नाटक आसपास वर्षा होती है, यहाँ की वनस्पतियां और एमपी की वनस्पतियां और नॉर्थ ईस्ट की वनस्पतियां, इनमें समय विविधता और अंतर पाए जाते हैं। यही कुछ कारण हैं जिन कारणों से भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई, और इससे पहले मैंने आपको बताया प्रायद्वीप को। अब आते हैं, देखते हैं कि ये सब आपने समझ लिया। और जल सीमा, जो प्रादेशिक जल सीमा है, तो 12 समुद्री मील है, प्रादेशिक जल सीमा है, एक प्रदेश के अंतर्गत आती है। संलग्न उसका जो क्षेत्र होता है जल से जुड़ा हुआ, केवल 24 समुद्री मील तक रहता है। और उसके बाद में पूछा जाता है और कहा जाता है कि जो अनन्य क्षेत्र है, क्षेत्रमंडल है, वो 200 समुद्री मील तक रहता है। ये इनकी जल की सीमाएं होती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अगर हमें समुद्र तल से किसी माप की लेने की जरूरत हो, अक्सर आप देखते होंगे सी लेवल देखा जाता है। कोई भी रेलवे पे आप यात्रा करें तो आप देखें रेलवे ट्रैक के आसपास बोर्ड लिखा होता है सी लेवल इतना, सी लेवल ये। तो उसका जो मापन होता है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यहां से लिया जाता है, तमिलनाडु से लिया जाता है। इसकी जल सीमा को यहां से मापा जाता है। अब इसके साथ साथ में देखें कि जो आपका एक 82.5 डिग्री पूर्व रेखा को भारत की मानक या उत्तर रेखा माना जाता है, तो 82.5 डिग्री। तो यहां से लगभग इस प्रकार से अगर एक रेखा को डालें और ये श्रीलंका का आसपास तक ऐसे आती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री के आसपास ये मानक रेखा है। तो मैं कह रहा था कि 82.5 डिग्री देखेंगे तो ये एक मानक रेखा है, समय जो निर्धारित की गई है, ये यहां से लगभग श्रीलंका यहां तक इस प्रकार से डाली गई है मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश के पहले इलाहाबाद नैनी हुआ करता था, अब वह समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी पुरानी बुक से पढ़ने लगे आप और उसको नैनी आप लिखते हैं तो वो गलत हो जाने की स्थिति में रहता है। अब इसको मिर्जापुर नया प्लेस देखते हैं। इसके साथ साथ में कुछ और बिंदु हम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर बना भी है, अगर इसको जूम करें या जैसे देखने की कोशिश करें, या फिर से मैं बनाने की कोशिश में हूं। देखिए ये यहां पर देखिएगा, ये पूरा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है। तो इसमें बीचों बीच में इस प्रकार की एक रेखा आपको देखने को मिलेगी, मानक रेखा है, इसको 0 डिग्री कहते हैं। यह है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिएगा, मैंने कहा कि ये भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, दूसरा नाम विषुवत रेखा है। इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं इसको, इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं। तो 3 नाम से जानते हैं, एक भूमध्य रेखा है, दूसरा विषुवत रेखा है, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये ऐसी रेखा 0 डिग्री है जो पूरे ग्लोब को 2 भागों में या पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य, भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स उसके बीच से गुजरने वाली लाइन। अच्छा, हमेशा अक्सर प्रश्न आता है या देखते हैं तो कहा जाता है भारत की जो स्थिति है
उत्तरी गोलार्ध में है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहां समझिएगा, तो ये हो गई इक्वेटर। अब इसके साथ देखिएगा, एक यहां से रेखा गुजरती है और दूसरी रेखा इसके नीचे से गुजरती है। इस रेखा को कर्क के नाम से जाना जाता है, इस रेखा को कर्क के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे वाली रेखा को मकर के नाम से जाना जाता है। अब इसका ये जो है 23.5 डिग्री पर ये स्थित है, और ये भी मकर रेखा जो है, तो आपने कहा कि कर्क मकर, और ये 23.5 पर, इसकी भी स्थिति 23.5 डिग्री है। अब देखिए, तो ये दो पोर्शंस हैं, ये विषुवत रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, इसके नीचे मकर रेखा हो गई, और सबसे ऊपर कर्क रेखा हो गई। प्रश्न कई आएंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मौका मिलेगा सीखने का। ये प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती, तो वहां जब पढ़ाया जाएगा तो आपको यह बताया जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर। फिर यह प्रश्न आएगा मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो जब वहां पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। फिर यह प्रश्न आएगा, जो प्रश्न कल हुआ था, कर्क रेखा पूछेगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वही क्वेश्चन का आंसर यहां जो आपको बताया था 5 राज्यों से गुजरती है। तो अब यह देखना है कि भारत की जो स्थिति है यह उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही, तो भारत जो स्थित है उत्तरी गोलार्ध, यानी ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तर और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिण। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वाला उत्तर में है, नीचे वाला दक्षिण में है, और इसलिए कहा जाता है ऊपर वाले भूमध्य रेखा को ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध। जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एक बात यह भी ध्यान रखना है, और आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके नीचे दक्षिण पोर्शंस में जो महादेश हैं, जो लैंड है वो कम है अपेक्षाकृत उत्तर या उत्तरी गोलार्ध के। उत्तरी गोलार्ध में देशों की संख्या ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्रों महासागरों की स्थिति बनती है। तो भारत की जो स्थिति बनती है उत्तरी गोलार्ध में बनती है। अब भारत को देखें, इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार भी समझ लें यहीं पर। अब देखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहां आपको दिख रहा होगा नीचे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ऊपर आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश, यानी मैंने कहा भूमध्य रेखा से ऊपर, तो उत्तरी अक्षांश हो गया। उत्तरी अक्षांश से, तथा जो पश्चिम है, इंडिया में पश्चिम देखेंगे, लेकिन ये पूर्व की स्थिति दी हुई है कि पूर्व यहां से अगर जाएंगे यहां से, तो इस डायरेक्शन में ये पूर्व की डायरेक्शन हो गई, यहां तक पूर्व की डायरेक्शन हो गई। तो पूर्व में देखिए 68, ये लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी गुजरात कच्छ जिले के आसपास से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97, यहां चले आए अरुणाचल प्रदेश तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इंडिया की स्थिति बनती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनकी स्थिति बनती है। वैसे आपको समझना बड़ा मुश्किल होता होगा, ये तो इधर पश्चिम में है तो पश्चिम होना चाहिए, और ये तो उत्तर में है उत्तर होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहां से आपने देखा, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि भूमध्य रेखा से हम देखें, और इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं 68.7 मिनट से लेकर के 97.25 मिनट तक, और नीचे अगर देखें
डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इस प्रकार से आपने देखा इनकी स्थिति इस प्रकार बनती है। और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इससे उठते हैं, क्योंकि अब हम परिचय कर रहे हैं और सारा चीज आपको लगभग पता ही चल गया है, तो थोड़ा और समझें। देखिए कि जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा बनती है यहां से लेकर ये इस प्रकार से, या हम कहें जल सीमा को छोड़ करके जो स्थलीय सीमा बनती है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 15,106.7 किलोमीटर, ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो ये इसकी स्थलीय सीमा मिलती है। यहां पे लिखा हुआ भी है, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरी बात, समुद्र तट रेखा, समुद्र तट रेखा, और इसमें समुद्र तट रेखा, तो समुद्र को आपको तो मैंने बताया है कि ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो समुद्र तट रेखा, तो इसका माने ये हुआ कि जहां से समुद्र लगता है, अर्थात जो गुजरात और पश्चिम बंगाल के पास, ये इसकी जो लंबाई है, तो गुजरात से लेकर के नीचे हिंद महासागर के ऊपर होते हुए अगर हम बंगाल की खाड़ी में जाएं तो यहां तक देखें तो इसकी ये तटीय रेखा है। इसके साथ साथ में जो संघ शासित क्षेत्र हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति को देखें तो ये भी तो बंगाल की खाड़ी में है। तो इसके साइड के जो एरिया है, यानी जो तटीय एरिया है, इसको भी तो इसमें काउंट करेंगे। जब हम देखेंगे कि तट को देखेंगे तो एक तट तो यहां बनता है, दूसरा तट ये तट बन गया, और तीसरा बात करें तो आपने लक्षद्वीप को भी देखा है, लक्षद्वीप देखा, संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसकी भी तो तट रेखा हुई, ये अरबियन सी में है, अरब सागर में है, ये बंगाल की खाड़ी में है। तो इनको सबको मिलाकर, लक्षद्वीप सहित मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर की स्थिति बनती है। 7,516.6, 7,516.6 यहां पे लिखा भी है, ये इसको ऐसे देख सकते हैं, 7,516.6 किलोमीटर की स्थिति बनती है। तो ये आपने ऐसा समझा कि ये स्थल जहां समुद्र नहीं लग रहा उसकी लोकेशंस हैं। और ये आप थोड़ा सा और देख लीजिए, एक दो पॉइंट जो बस वन लाइनर होते हैं, कभी पूछे जाते हैं, आपके लिए वो भी नहीं मैंने छोड़ा है, वो भी लिख लिया है। तो क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या में भारत का स्थान किस नंबर पर आता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर भारत की स्थिति दूसरे नंबर की है, पहले नंबर की चीन की बनती है। तो क्रम लगाने का आ जाए विश्व में, तो वो किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं उसको देख लेंगे। जनसंख्या में चीन नंबर 1 कर देंगे, और नंबर 2 भारत कर देंगे, नंबर 3 यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और नंबर 4 इंडोनेशिया। इस तरह इनके क्रम लगा सकते हैं। उसके बाद में आपने ये देख ही लिया है, पड़ोसी देश की संख्या 7 है। उसके बाद विश्व जनसंख्या का जो प्रतिशत है इंडिया का, वो 17.5% है। और उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है। विश्व से देखें तो 2.4% इंडिया का क्षेत्रफल बनता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसमें एक समय अंतराल रहता है, वो 2 घंटे का समय अंतराल रहता है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा आपको यही उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। लेकिन अगर हम देखें जो एरिया है, एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान बनता है। और एरिया के आधार पर अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये गोवा की स्थिति बनती है। और इसी तरह से अगर हम देखें संघ शासित क्षेत्रों में देखें तो दिल्ली को देखा जा सकता है। दिल्ली में जनसंख्या संघ शासित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। और वहीं पर एरिया अगर एरिया में देखें तो लक्षद्वीप का एरिया सबसे कम, लक्षद्वीप का एरिया सबसे कम है। जनसंख्या यहां सबसे ज्यादा है। और एरिया की बात करी जाए, जो संघ शासित क्षेत्र हैं, एरिया में अंडमान निकोबार का
प्रथम स्थान बनता है। एरिया में, संघ शासित में अंडमान निकोबार का प्रथम स्थान है और सबसे कम में लक्षद्वीप का है। जनसंख्या में संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली का है। अब यहीं तक हम आज रखते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ पोर्शंस थोड़ा सा छूटा है, ये पढ़ाने के बाद में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं देखने की जरूरत नहीं रहेगी और पर्याप्त मटेरियल आपके पास हो जाएगा जो पढ़ना चाहिए। बस यहीं तक, इसके बाद बस थोड़ा सा आएगा, आंकड़े कुछ आएंगे, बस वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।